Hello friends, welcome back to Educare Serving the Nation. In this video, we will be covering one of the most enchanting stories of class 10th English, that is the Pace for Living. In the present story, we will learn how life becomes painful when we don't follow the rapid movement of world and things happening around us. सभी साथियों को नमस्कार। एडुकेयर सर्विंग द नेशन आप सभी का पुनः स्वागत करता है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 10वीं कक्षा के इंग्लिश का एक बेहद ही मनमोहक कहानी जिसका नाम है द पेस फॉर लिविंग अर्थात जीने की रफ्तार, जहां हम जानेंगे कि जीवन उस क्षण कष्टमय हो जाती है जब हम संसार के तीव्र गति और परिवर्तनशीलता को नहीं समझ पाते। हमारे जीवन का सामान्य लय उस क्षण भंग हो जाता है जब हम अपने आप को वर्तमान समय के कसौटियों पर खरा नहीं उतार पाते। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं कहानी के लेखक आरसी हचिंसन के एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। The Pace for Living. The writer of this story is R.C. Hutchinson. He was a British novel born on 23rd January 1907 at Finchley in England. R.C. Hutchinson एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे जिनका जन्म 23 जनवरी 1907 को इंग्लैंड में फिंचले नामक जगह पर हुआ था। His first novel was You Have a Devil, which was published in 1930. उनका प्रथम नोवेल था You Have a Devil जो 1930 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद और भी नोवेल्स आए जैसे द आंसरिंग ग्लोरी जो 1932 में पब्लिश हुआ था, द अनफॉरगॉटन प्रिजनर जो 1933 में पब्लिश हुआ था। He wrote many successful novels and was selected a fellow of the Royal Society of Literature. उन्होंने बहुत सारे सक्सेसफुल नोवेल्स लिखा और उसके बाद उनको रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर का एक फेलो मेंबर भी चुना गया। बट अनफॉर्चुनेटली ही डाइड बिफोर कंप्लीटिंग हिज लास्ट नोवेल राइजिंग। परंतु दुर्भाग्यवश जब वो अपने नोवेल राइजिंग पर काम कर रहे थे, उसको लिख ही रहे थे, तब दुर्भाग्यपूर्वक उनकी मृत्यु हो जाती है। ये जो उनका नोवेल है राइजिंग जो 1976 में पब्लिश हुआ, प्रकाशित हुआ, जिसको उसी वर्ष नवंबर 1976 में बुकर प्राइज़ के लिए भी नामित किया गया था। तो आइए देखते हैं क्या है द पेस फॉर लिविंग, जिसमें आरसी हचिंसन ने बेहद ही खूबसूरत तरीके से जीवन में आने वाले समस्याओं को वर्णित किया है। R.C. Hutchinson, a British novelist, exhibits an exceptional flair for touching the sensitive issues of the contemporary society with all its contradictions and paradoxes. Contradictions का मतलब होता है विरोधाभास, पैराडॉक्सेस का मतलब होता है अंतर्विरोध। R.C. Hutchinson जो एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं, उन्होंने अपने समकालीन समाज कहने का तात्पर्य है उनके समय में जो समाज की स्थिति थी उसके सभी विरोधाभासों और अंतर्विरोधों को अपने नेचुरल एबिलिटी से प्रदर्शित किया है। इन द पेस फॉर लिविंग R.C. Hutchinson captures the agony of modern man.
प्रस्तुत कहानी द पेस फॉर लिविंग में आर.सी. हचिंसन आधुनिक समय के मानव के दर्द को कैप्चर करते हैं। अर्थात इस कहानी में लेखक आर.सी. हचिंसन अभी के समय के मनुष्य के दुख दर्द को बयां करते हैं। He brings out how the fast movement of men, things and objects hurts the normal rhythm and exerts undue pressure on men, women and children. वह इस बात का उजागर करते हैं कि आज के समय का जो फास्ट मूवमेंट है, उन्होंने मनुष्य के, महिलाओं के और चिल्ड्रन के, बच्चों के, अर्थात संपूर्ण मानव जाति के जीवन के नॉर्मल रिदम को कैसे चोट पहुंचाया है, इस बात को इस पूरे कहानी में आर.सी. हचिंसन साहब एक्सप्लेन करते हैं। आइए देखते हैं आगे। वो लिखते हैं, I saw a play in Dublin not long ago in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country town. यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, जहाँ भी इस कहानी में आई का प्रयोग किया गया है या आई एक प्रोनाउन है और इसके जो भी रूप हैं जैसे कि मी, माई, माइन, इन सभी का यूज जहाँ भी इस स्टोरी में किया गया है वो लेखक अपने लिए किए हैं। तो ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि हु इज आई इन दिस प्ले, इन दिस स्टोरी, तो आप बताएंगे आर.सी. हचिंसन। द ऑथर और द राइटर ऑफ दिस स्टोरी इज आई। वो कहते हैं कि आई सॉ अ प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग एगो। ये बहुत समय पहले की बात नहीं है जब मैंने डबलिन में एक नाटक देखा था, इन विच, जिसमें द चीफ कैरेक्टर का मतलब होता है मुख्य पात्र। उस नाटक में निभाने वाले जो पात्र होते हैं उसमें सबसे मुख्य पात्र, उसका बात कर रहे हैं। इन विच द चीफ कैरेक्टर वॉज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। उस नाटक में, जो नाटक मैंने डबलिन में देखा था, उसमें मुख्य पात्र कौन थे? उसमें मुख्य पात्र थे एक बुजुर्ग अनाज का व्यापारी जो बिलोंग करते थे स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन। इसका मतलब वो आयरलैंड के देहाती इलाका से बिलोंग करते थे। ही वॉज अ मैन ऑफ मेनी एंजाइटीज़, हिज हार्ट वॉज डिकी, his nephew was cheating him, his wife had the fantastic notion of spending 10 pound on a holiday. वह जो व्यक्ति था, वह जो बूढ़े अनाज मर्चेंट थे, उनके बहुत सारे दुख दर्द थे, उनकी बहुत सारी चिंताएं थी, उनका हृदय कमज़ोर था। His nephew was cheating him, उनका भतीजा उसे धोखा देता था। And his wife had the fantastic notion of spending 10 pound on a holiday. और उनकी पत्नी किसी भी छुट्टी पर 10 पाउंड खर्च करने के ख्याल रखती थी। Altogether, the pace of life was getting too much for him. तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि उसके लिए जो उसके जीवन की गति थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। And in a moment of despair, he uttered a great cry from the heart. और जब वह खुद को निराशा की स्थिति में पाते थे तो उसके हार्ट से, उसके हृदय से एक चित्कार निकलता था, दर्द भरी ध्वनि निकलती थी। आगे है, They tell me there is an aeroplane now that goes at 1000 miles an hour. Now that's too fast. वे मुझसे कहते हैं
कि एक एरोप्लेन है, एक ऐसा हवाई जहाज़ है जो 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है, 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, जो उसके लिए बहुत ही तीव्र गति महसूस होता है। For me, that was the most enchanting line in the play, and the man's complaint was so gloriously irrelevant to his own situation. लेखक कहते हैं कि मेरे लिए इस नाटक का यह लाइन सबसे एन्चेंटिंग लाइन था, जिसमें द मैन्स कंप्लेंट, उस आदमी का, उस बूढ़े, उस बुजुर्ग अनाज के व्यापारी का जो शिकायत था, वह बिल्कुल शानदार ढंग से उसके सिचुएशन से बेमेल थी, असंगत थी, इरेलेवेंट थी। अर्थात उस आदमी का जो सिचुएशन था, उस आदमी का, उस एल्डरली कॉर्न मर्चेंट का जो स्थिति था, वो इस लाइन से मैच ही नहीं खाती थी। एंड बिसाइड्स being comic, it struck me as a perfect illustration of the way the Irish get at subtle truths by the most unlikely approaches. यह कॉमिक होने के अलावा, यह लाइन और उसके जो उनके जो सिचुएशंस थे, यह एक कॉमेडी की तरह लगता था। इसके अलावा इट स्ट्रक मी एज अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन, यह लेखक के लिए एक परफेक्ट उदाहरण का काम करता था कि जिस तरह से आयरलैंड के निवासी अर्थात आयरिश किसी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म तथ्य तक पहुंचने के लिए इस तरह के असाधारण प्रयास करते थे। यू सॉ व्हाट द ओल्ड फूल मीन्ड, आपने देखा ना उस बूढ़े बेवकूफ़ कॉर्न मर्चेंट का क्या मतलब था। फिर वो आगे कहते हैं, नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ। डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद करना, रैपिड मूवमेंट का मतलब होता है तेज़ गति, तीव्र गति। वो कहते हैं कि नॉट दैट, ऐसी बात नहीं है, आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, कि मुझे इस तीव्र गति से कोई नापसंदगी हो। अर्थात लेखक भी इस तीव्र गति को पसंद करते हैं। फिर आगे कहते हैं, आई एन्जॉय गोइंग इन अ कार एट 90 miles an hour, so long as I am driving and so long as it is not my car. वो कहते हैं कि मुझे भी आनंद आता है कार में 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जाना, और उस वक्त जब मैं कार चला रहा हूँ और वह कार मेरी ना हो। आई एडोर द मशीन्स दैट हर्ल यू अबाउट एट बैटरसी। वो कहते हैं कि मुझे मशीन पसंद है, मैं भी मशीन का पूजा करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ, जो हमें बहुत ही कम समय में हर्ल करता है। हर्ल कहने का मतलब होता है ताकत के साथ किसी भी चीज़ को दूर तक धकेल देना। कहते हैं कि आई अडोर द मशीन्स दैट हर्ल यू अबाउट एट बैटरसी। बैटरसी लंदन के साउथ वेस्ट में एक शहर है जो लंदन से दूर पड़ता है। तो यहाँ बैटरसी का यूज़ उन्होंने डिस्टेंट प्लेस को बताने के लिए किया है। तो वो कहते हैं कि मुझे भी मशीनों से प्यार है, मशीन से लगाव है, जो हमें या आपको कम ही समय में लंबी दूरी तक लेकर के चले जाते हैं। To dine in London and lunch in New York next day seems to me a most satisfactory experience. Dine का मतलब होता है, to dine का मतलब रात का भोजन करना, लंच का मतलब होता है दोपहर का भोजन। वो कहते हैं कि लंदन में रात का भोजन करना और ठीक अगले दिन न्यूयॉर्क में लंच करना, मतलब इस तीव्र गति से लंदन से न्यूयॉर्क तक का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेना, इट सीम्स टू मी अ मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस। ऐसा लेखक के लिए एक संतोषप्रद अनुभव जान पड़ता है। आई एडमिट, वह स्वीकार करते हैं इस बात को कि इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर्स ऑफ ट्रैवल,
द सॉर्ट ऑफ फन you get from a country bus in Somerset or Spain, but it gives you a superficial sense of drama. वह इस बात को एडमिट करते हैं, वह इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो आनंद, जो मज़ा समरसेट और स्पेन के कंट्री बस में मिलती है, अर्थात गांव घर के बस में मिलती है, वो आनंद इस फास्ट ट्रैवलिंग में नहीं है। वो कहते हैं आई एडमिट इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर्स ऑफ ट्रैवल। ये जो फास्ट मूवमेंट है, तीव्र गति से यात्रा है, वह यात्रा के आनंद को खराब कर देता है, वह यात्रा के आनंद को कम कर देता है। बट इट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, बट केवल यह ड्रामा का एक हिस्सा है। आगे कहते हैं इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट आवर एंसेस्टर्स हैड टू डू विदाउट। लेकिन ये एक उत्तेजना है, ये एक प्रकार का एक्साइटमेंट है जो हमारे एंसेस्टर्स को नहीं मिला था। एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली, जिसे हम अभी कृतज्ञता से स्वीकार कर पाते हैं। नो, where speed becomes something unfriendly to me is where the mental activities of our time tend, as they naturally do, to follow the pace of machines. फिर आगे वो कहते हैं कि ये गति भी मेरे लिए कुछ अनफ्रेंडली हो जाती है जब हमारा दिमाग, जब हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ समय के अनुसार, समय के साथ साथ इस मशीन के रफ्तार को पकड़ने लगती है, तब उस क्षण गति मेरे लिए कुछ अनफ्रेंडली हो जाती है। फिर आगे कहते हैं आई स्पीक विथ प्रेजुडाइस बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, दोज हु आर कर्स्ड विथ एल स्पिरिट D.L. Escaliard, people who light on the most devastating repartee about 4 hours after the party is over. यह बात मैं अपने पूर्वाग्रह से बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि I belong to the tribe of slow thinkers, क्योंकि मैं मंद सोचने वाले ट्राइब से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि मैं धीमे सोचने वाले जाति से बिलोंग करता हूँ, और उस जाति से बिलोंग करता हूँ जो अभिशापित है, जिनको श्राप मिला हुआ है। किस चीज़ से? एल स्पिरिट D.L. Escaliard। ये एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है थिंकिंग टू लेट, किसी भी चीज़ के बारे में बहुत देरी से सोचना, ये इस टर्म का मतलब होता है। इसको हम इंग्लिश में कभी कभी एस्केलेटर विट के नाम से भी जान जाते हैं, या फिर इसको हम कभी कभी स्टेयरकेस विट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति मंद गति से सोचने लगता है, जिसमें कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ के बारे में तीव्र गति से निर्णय नहीं ले पाता है। तो वो कहते हैं, लेखक कहते हैं कि मैं भी उन्हीं मंद गति से सोचने वाले ग्रुप से, ट्राइब से बिलोंग करता हूँ जो इस श्राप से शापित है। मैं भी उन्हीं लोगों के ग्रुप से बिलोंग करता हूँ जो किसी भी चीज़ के बारे में, कोई भी घटना होने के, उस घटना के कई घंटों बाद उसे पता चलता है कि ये भी हुआ है। आई एम वन ऑफ दोज हु आर गारंटीड टू गेट द लोएस्ट मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट। वो कहते हैं कि मैं उनमें से एक हूँ, मैं उनमें से एक हूँ जिनको अगर किसी इंटेलिजेंस टेस्ट में बिठा दिया जाए, जिसको अगर किसी इंटेलिजेंस टेस्ट अर्थात बौद्धिक परीक्षा लिया जाए, तो उनमें सबसे कम मार्क मेरा ही आएगा। ऐसा लेखक कहते हैं अपने बारे में कि मैं स्लो थिंकर्स के ट्राइब से बिलोंग करता हूँ। अगर
मेरा इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाए, मेरा बौद्धिक परीक्षण किया जाए, उसमें सबसे कम मार्क मेरा ही होगा, बिकॉज दोज टेस्ट्स और ऑल द वंस आई हैव कम अक्रॉस seem to be designed to measure the speed of your mind more than anything else। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी टेस्ट्स जो डिज़ाइन किया गया है वो केवल और केवल दिमाग के स्पीड को मेजर करता है, माइंड के स्पीड को मेजर करता है। किसी भी बात के प्रति हमारा माइंड कितना जल्दी रिस्पॉन्स करता है, कितना जल्दी हम डिसीजन ले पाते हैं, इस बात को मेजर करता है इंटेलिजेंस टेस्ट, और भी किसी चीज़ के अलावा। फिर आगे कहते हैं, ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग। यह बात स्पष्ट है, यह बात ऑब्वियस है, बिल्कुल स्पष्ट है कि हम जो स्लो थिंकर्स हैं, हम जो मंद गति से सोचने वाले लोग हैं, वह टेरिबली हैंडीकैप्ड फील करते हैं, भयानक रूप से विकलांगता महसूस करते हैं अपना आजीविका कमाने के लिए। मतलब ये हुआ कि आज के समय में जो लोग जल्दी से निर्णय नहीं ले पाते, स्लो थिंक करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, उसे अपना आजीविका अर्न करने में, अपना आजीविका कमाने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आगे है, बट what I am thinking about just now is not so much the practical use of one's mind as its use for enjoyment। लेकिन मैं जो सोचता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के दिमाग का ऐसा यूज नहीं है कि वो स्पीड के साथ चले, स्पीड के साथ वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करे, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वो आनंद भी लें। एज एन एग्ज़ाम्पल, उसका वो उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। देखते हैं क्या है। When I go to the cinema, जब मैं थिएटर में सिनेमा देखने जाता हूँ, I find myself in a hopeless fog। मैं अपने आप को एक निराशाजनक कोहरे में, मैं अपने आप को एक निराशाजनक धुंध में पाता हूँ, अर्थात उसको कोई भी चीज़ जल्दी से समझ में नहीं आता है। एंड आफ्टर 2 or 3 minutes, और 2 या 3 मिनट के बाद ही आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ फॉर एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का मतलब होता है जो भी घटनाएं घटित हो रही हो उसके बारे में जानकारी हासिल करना, उसके बारे में तुरंत समझ में आना, उसके बारे में तुरंत जानकारी मिल जाना। ये तो इस चीज़ के लिए सिनेमा में कौन सी घटनाएं घटित हुई, क्या क्या हुआ, इन सब चीज़ के बारे में सिनेमा शुरू होने से 2-3 मिनट के तुरंत बाद ही मुझे मेरे पत्नी की तरफ मुड़ करके पूछना पड़ता है, ऐसा लेखक कहते हैं। आई विस्पर का मतलब होता है कान में धीमी आवाज़ से फुसफुसा कर कुछ कहना। आई विस्पर, मैं उसके कान में धीमी आवाज़ में कहता हूँ, इज़ दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगनिंग। क्या यह वही लड़की है जिसे हम लोगों ने शुरुआत में देखा था? एंड सी विस्पर्स बैक, और फिर वह भी कान में फुसफुसाते हुए वापस जवाब देती है, नो, नहीं, देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म। यहाँ इस फिल्म में 3 लड़कियाँ हैं, अ टॉल ब्लोंड, अ शॉर्ट ब्लोंड एंड अ मीडियम साइज्ड ब्रूनेट। यहाँ एक इस टर्म को समझते हैं कि ब्लोंड का मतलब क्या होता है और ब्रूनेट का क्या मतलब होता है। ब्लोंड उस गोरी लड़की को कहा जाता है जिसकी आंखें ब्लू कलर की होती है, और ब्रूनेट उस लड़की को कहा जाता है जिसके बाल ब्राउन कलर के होते हैं, भूरे रंग के होते हैं। तो उनकी पत्नी कहती है कि नो, नहीं, देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म। इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं, एक टॉल ब्लोंड, एक लंबी ब्लोंड लड़की है, एक शॉर्ट ब्लोंड,
एक नाटी, एक छोटी ब्लोंड लड़की है, एंड अ मीडियम साइज्ड ब्रूनेट, और एक मध्यम हाइट की एक ब्रूनेट है। फिर वो कहती हैं, कॉल देम ए, बी एंड सी। आप उसे ए, बी और सी कह करके बुला सकते हैं। द हीरो इज़ दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स इंडोर्स। और इस सिनेमा में, इस फिल्म में हीरो वह व्यक्ति है जो अंदर प्रवेश करते ही अपने कैप को, अपने हैट को उतार लेता है। ही इज़ गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल्स बी, सी, ए इन दैट ऑर्डर। और फिर वो कहती है कि ये जो हीरो है, वो जो नायक है इस फिल्म का, वह इन तीनों लड़की के साथ प्यार में पड़ जाते हैं। किस क्रम में? पहले उनको बी से प्यार होता है, फिर सी से प्यार होता है, और फिर उसके बाद ए से प्यार होता है। तो ये क्रम होता है हीरो के इन लड़कियों के साथ प्यार में पड़ने का। फॉल इन लव का मतलब होता है प्यार हो जाना। एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और ऐसा ही होता है। There you have a mind which has trained itself to work in high gear, though as a matter of fact it can work in other gears just as well. वो कहते हैं कि there you have a mind, हमारे पास, आपके पास माइंड है, which has trained itself, जिसने खुद को प्रशिक्षित कर लिया है, जिसने खुद को ट्रेन कर लिया है, to work in high gear, हाई गियर में भी वर्क करने के लिए, अर्थात इस फास्ट पेस से भी सोचने के लिए यह माइंड खुद को ट्रेन कर लिया है। दो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन वर्क इन अदर गियर्स, लेकिन ये एक फैक्ट है कि वह दूसरे गियर में भी काम कर सकता है, अर्थात स्लो भी काम कर सकता है या फास्ट भी काम कर सकता है। बट माई पॉइंट इज़ दैट, लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है, मेरा पॉइंट ये है, मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट्स इन द सिनेमा डू थिंक फास्ट एनफ टू कीप अप कंफर्टेबली विद द रैपिड चेंजेस ऑफ सीन एंड एक्शन। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि मेरे बगल में, मेरे आसपास जो भी मेरे साथी लोग सिनेमा देख रहे हैं, वह सोच पाते हैं, वह इतने फास्ट सोच पाते हैं, जिस तरह से सिनेमा में कोई सीन बदलता है, कोई दृश्य बदलता है या कोई एक्शन बदलता है, अर्थात कि जिस रफ्तार से सिनेमा में चित्र बदल जाता है, जिस रफ्तार से सिनेमा में कोई एक्शन बदल जाता है, उस रफ्तार से हमारे फेलो पेशेंट्स, हमारे जो आसपास बैठे हुए मित्रगण हैं, वो सब सोच पाते हैं। Even they think much faster than people did 30 years ago. Even वो इतने तेज सोच पाते हैं जितने कि लोग 30 साल पहले सोचते थे, अर्थात ये जो भी फेलो पेशेंट्स हैं, हमारे मित्रगण हैं, वो 30 साल पहले सोचने वाले लोगों के तुलना में अधिक तीव्र गति से सोच पाते हैं। Possibly because those who do not think fast in the high street nowadays may not get another chance in this world to think at all. तो उसका वो संभवतः कारण बताते हैं कि वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं, वो लोग इतने तीव्र गति से इसलिए सोचते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनको फिर इस दुनिया में दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा करने का। तो ये था आर.सी. हचिंसन साहब के द्वारा वर्णित द पेस फॉर लिविंग, अर्थात जीने की रफ्तार, जिसमें हमने देखा कि कैसे आर.सी. हचिंसन साहब, लेखक साहब, जीवन को वर्तमान समय के परिस्थिति, वर्तमान समय में बदलते परिदृश्य और वर्तमान समय के रफ्तार के साथ तालमेल बिठाने का बात करते हैं। If I have made you understand the story, and if you like the way of explanation,
यदि मैंने आपको यह कहानी समझा पाया और यदि आप इस एक्सप्लेनेशन के तरीक़ा को पसंद करते हैं तो इस स्टोरी को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट MCQs, कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू।